मिली थी, तो उस पर आपकी क्या राय होगी? इस वाद विवाद प्रतिस्पर्धा में अब मैं स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा की भूमिका के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे विपक्षी मित्र ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि आज़ादी केवल अहिंसा से मिली है। सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास कहानी से नहीं बल्कि कड़वे सच से चलता है। मेरे विपक्षी मित्र ने कहा कि आज़ादी में अहिंसा का कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनेक वो सामने अन्याय कर रहे थे, लेकिन हम अन्याय सह रहे थे। तो क्या अन्याय करना गलत है? तो अन्याय सहना क्या गलत नहीं है? अहिंसा की उसका जवाब दो। अहिंसा की आपका बात रखो। मेरे विपक्षी दल ने कहा कि जो है वो मतलब वो लोग सामने हमारे पे हिंसा करते तो हम हिंसा क्यों झेल रहे। तो मैं कहना चाहूँगी कि मतलब जो सामने वाला जो व्यक्ति हमारे पर हिंसा कर रहा है, तो केवल एक मार्ग से कि उनको हम हटा नहीं सकते, दूसरे भी अन्य कई सारे मार्ग है जिससे हम उनको भी हरा सकते हैं, जैसे अहिंसा का मार्ग। मेरी विपक्षी टीम आयुषी ने हमें बताया कि अहिंसा से प्रभाव पड़ा और हम अहिंसा से भी बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए सशस्त्र प्रयास किया, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। इस हत्याकांड में अहिंसा को पूरी तरह से दबा दिया गया था। तो मैं विपक्षी टीम से यह प्रश्न करना चाहूंगी, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी आपको यह लगता है कि अन्याय को चुपचाप सहना सही था? ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग का उनको रिपोर्ट नहीं दिया था। गांधी जी ने बाद में असहयोग आंदोलन लाया था, जिसमें उन्होंने तो उनको सामने उद्देश्य का जवाब देने के लिए बताया था। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हिंसा ही किसी समस्या का सही समाधान है, तो हिंसा समाप्त होने के बाद अगली समस्या को हल करने के लिए क्या आप फिर हिंसा का सहारा लेंगे? क्रांति टीम से मेरे विपक्षी मित्र अताउल्लाह ने कहा कि गांधी जी ने रिपोर्ट दी थी। गांधी जी ने इस एक घटना के कारण पूरे देश का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या कुछ पुलिस कर्मियों की मौत के कारण पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई को रोकना सही था? क्या जनता को गुस्सा स्वाभाविक नहीं था? हम आपके विपक्ष में ये बोलना चाहते थे कि चोरा चोरी कांड हुआ था, उसमें भी हिंसा से हमने जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको पीछे नहीं किया था। गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हमारा देश अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो मेरा विपक्षी दल से ये क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे एक पॉलिटिकल बुक का नाम या फिर उनके बारे में बता सकते हो जो कि भारत की आज़ादी नॉन वायलेंस या वायलेंस के ऊपर डिपेंडेंट थी? क्रांति टीम हम लोग जल्दी अपना विचार रखें। हम किसी बुक का तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम एक प्रूफ देंगे। 1956 में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने भारत की आज़ादी के दस्तावेज किए थे, उनसे पूछा गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने में गांधी जी का कितना योगदान था। एटली ने मुस्कुराकर कहा, मिनिमल, अर्थात न्यूनतम। उन्होंने साफ कहा था कि भारत छोड़ने का मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की गतिविधियां
और भारत सेना का विद्रोह था। ये हमें फनी भूषण चक्रवर्ती की ऑटोबायोग्राफी से मिला है। अपने विपक्ष में कहना चाहूँगा कि क्या जो आपके सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाई थी वो क्या दूसरे देशों पर डिपेंड थी? जब आपकी आईएनए बनी थी तो जापान में वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारा था तो आपकी आईएनए मतलब बर्बाद हो गई थी, फिर आपने आईएनए बनाई क्यों? क्या आपका आर्म रिवॉल्यूशनरी फॉरेन पर डिपेंड है? इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन 1885 में अपना पहला आंदोलन किया था, वो 1885 से लेके हमें आज़ादी मिली 1947 तक, तो वो टाइम पीरियड और जब आईएनए बने 1942 में और हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज़ादी पे अहिंसा से ज़्यादा हिंसा का प्रभाव पड़ा था। आप ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते कि हिंसा से ही हमको आज़ादी मिली है, क्योंकि हिंसा से सिर्फ फियर, डिस्ट्रैक्शन और इनकनेक्ट लोगों की जान जाती है। इस पूरी आज़ादी में करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न करना चाहूँगी। हरिजन मूवमेंट 1932 से 1934, ये मूवमेंट में अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया था। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या आप वायलेंस से ये सब दूर कर सकते थे? क्योंकि इन सब के होने से कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है। मेरी विपक्षी टीम से आयुषी ने कहा कि वायलेंस से सिर्फ खून ही बहा था, तो इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगी कि अहिंसक आंदोलन से हमारी कुछ मांगें पूर्ण हुई थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से पहले अहिंसक नेताओं ने कभी भी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की थी। भीख मांगने से अंग्रेज हमारी मांगें तो पूरी कर रहे थे, लेकिन पूर्ण आज़ादी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसकर रहने लग जाए तो क्या आप उससे केवल रोटी खाने की मांग करेंगे या फिर उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे? इसमें हमारी सेल्फ डिफेंडेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें आज़ादी की बात की जा रही है। और आपने जैसे कि बोला कि जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे उसमें मतलब वायलेंस का ही मतलब नॉन अहिंसा का भी बहुत सारा क्या बोलते हैं मतलब उसमें अहिंसा का भी बहुत हाथ। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो इतने सारे लोगों की जान गई है उसकी भरपाई उसके परिवार में से जो ब्रेड वंस जो थे उनकी जान गई, तो उनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा किसने लिया था? हमारे विपक्षी दल के प्रश्न के उत्तर में बोलना चाहूँगा कि जो लोग मरे थे वह हिंसा नहीं, उनका सर्वोच्च बलिदान था। भगत सिंह, राजगुरु या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसी बेगुनाह या निर्दोष का खून नहीं बहाया। उन्होंने जो खून बहाया वह उनका अपना था। उन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान किया। इसे हिंसा नहीं बल्कि आहुति और सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। बलिदान और हिंसा में अंतर है। अपने उद्देश्य के लिए कष्ट सहना अलग बात है और अपने उद्देश्य के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना अलग बात है। मेरे विपक्ष टीम के उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी का एक प्रसिद्ध विचार था, यदि हमारे पास केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं कायर बनकर हाथ जोड़ने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा को चुनना बेहतर समझूंगा। मेरे विपक्षी अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा सच याद दिलाना चाहता हूँ।
अंत में तो खुद महात्मा गांधी को भी समझ आ गया था कि सिर्फ शांति और सत्याग्रह से अंग्रेज देश छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। यह नारा कोई शांति का संदेश नहीं था, वह एक खुली चेतावनी थी। जब सबसे बड़े अहिंसक गांधी जी ने भी अंत में आकर सीधे और कड़े प्रहार की बात स्वीकार कर ली, तो विपक्ष किस आधार पर कहता है कि आज़ादी में उग्रता और बल का कोई योगदान नहीं था। सच तो यह है कि जब तक देश मारो से मारो पर नहीं आया, तब तक अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, परंतु इसका अर्थ यह था कि बिना हथियार उठाए, बिना मार काट के अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो और इसके लिए प्राण भी गंवाने पड़े तो डरना नहीं है। अब मैं अपने विपक्षी दल से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हिंसा के कारण 1857 में परिणाम यह हुआ कि हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, परंतु हिंसा के मार्ग के कारण हम पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के गुलाम बन गए। इससे यह साबित होता है जब जब भारत ने यही हिंसा का मार्ग अपनाया है, तब तक देश की स्वतंत्रता दूर चली गई है। क्या यह सत्य नहीं है? जैसे हमारे विपक्षी टीम ने पूछा, उसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि हिंसा में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हम निर्दोष लोग को नुकसान पहुँचाने वाली हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा तर्क यह है कि आत्मरक्षा और अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक बल को हर प्रकार की हिंसा के समान नहीं माना जा सकता। अब मैं विपक्षी दल से यह प्रश्न कहना चाहता हूँ कि वो भी तो अहिंसक आंदोलन ही कर रहे थे, तो क्यों जलियांवाला बाग में मारे गए लाखों लोग दोषी थे? सत्याग्रह की जवाब दीजिए। जो जलियांवाला बाग हुआ था उसमें अंग्रेज लोग जो जनरल डायर था उसने हम पर हिंसा की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने हिंसा करेंगे। ये हमारे पहले इतिहास से ही चलता आ रहा है कि हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देता है। अगर कोई हमारे सामने हिंसा कर रहा है तो हम भी उनके सामने हिंसा करेंगे, तो हिंसा कभी रुकेगी नहीं और ये जितना बढ़ेगा उतना समस्या ज़्यादा पैदा होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वायलेंस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वायलेंस से जल्दी आज़ादी मिलती है? ये लास्ट जवाब होगा, उसके बाद दोनों टीम क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे। मेरे विपक्षी टीम से अदालत ने ये कहा, उसके उत्तर में कहना चाहूँगा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब मंगल पांडे और झांसी की रानी ने जैसे वीरों ने तलवार न उठाई होती तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों का यह डर कभी न निकलता कि उन्होंने हराया नहीं जा सकता। यह हिंसा नहीं बल्कि आत्मरक्षा की रक्षा थी, आत्मसम्मान की रक्षा थी। इस मोड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और ब्रिटिश काउंट के सीधे सत्ता हिला दी। तो मेरे विपक्षी टीम से यह प्रश्न है कि और प्रश्न नहीं, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट अभी अहिंसा सत्याग्रह टीम से अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा। कौन देंगे? आयुषी क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगी सत्याग्रह टीम से। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, वायलेंस damages poverty and economy and hard to live ordinary people. So non-violence bring long-lasting peace, while violence may only bring temporary victories. अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंसा अपने आप में कभी भी एक लक्ष्य नहीं हो सकती, लेकिन इतिहास और वास्तविकता इस बात की गवाह है कि जब अन्याय, अत्याचार और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाते हैं, तब शांति की रक्षा के लिए हिंसा की शक्तियों का प्रयोग आवश्यक सत्य बन जाता है। अहिंसा एक पवित्र आदर्श है, परंतु उस आदर्श की सुरक्षा और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए कभी भी बल का उपयोग ही अंतिम और प्रभावी सत्य हो सकता है।
जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी की कीमत केवल खून ही चुका सकता है। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धन्यवाद। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। इस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल अंततः सागर में ही जाकर मिलता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देव देवता को किया गया प्रणाम अंततः भगवान श्री विष्णु तक ही पहुंचता है। इसी प्रकार विचारों और आदर्शों के मामले में चाहे मार्ग हिंसा का हो या अहिंसा का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दोनों का रास्ते भले ही भिन्न थे, किंतु दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही था, देश की आज़ादी और देश की उन्नति। हमारा इस डिबेट का मुख्य उद्देश्य भारत के इतिहास के इन महान आदर्शों पर प्रकाश डालना था, न कि किसी एक मार्ग या स्वतंत्रता सेनानी को श्रेष्ठ ठहराना और किसी दूसरे को नीचा दिखाना। फिर भी यदि हमारी चर्चा से किसी के विचारों अथवा भावनाओं में ठेस पहुंची है तो मैं दोनों टीमों की ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूं। दोनों टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार रखे। आप दोनों टीम की रिजल्ट अंत में बता दिया जाएगा।